बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले मैं एज अ फोकल पर्सन कोविड मैं समझता हूँ कि मोस्ट नेग्लेक्टेड फोरम जिसने इसके अगेंस्ट फाइट की वो आप लोग, और आप लोगों को वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती किसी जगह। सो मुझे इसमें कोई शायद फील नहीं होती कि आप लोगों ने इस डिजीज को फ्रंट लाइन पे ली है। यू आर पीपल नीड टू बी अप्रिशिएट एवरीवेयर। जहाँ भी मैं गया हूँ मैं क्योंकि आप लोगों के नुस्खे मैंने भी देखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे ने मुकाबला करने की कोशिश की और उसको समझा भी बीमारी। इस पैंडेमिक में क्योंकि मैंने कोविड के सारे पेशेंट तकरीबन जनरल को देखे हैं। 2200 पेशेंट्स आए थे हमारे पास और 1875 जो थे वो पॉजिटिव थे। 207 हमारे आईसीयू एडमिशन थे, ओनली 18 डेथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ इस 6 मंथ के बाद कि हमारे डॉक्टर्स में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें वो फैसिलिटी अगर दे दी जाए रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि यूएस यूके में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटीज भी वही है जो कि बाहर के मुल्क में है। पहला जो स्टीरॉयड का मैंने शॉट लिया मुझे अभी याद है वो मार्च में था पेशेंट्स को, और वो शायद इस वजह से मैं कॉन्फिडेंटली दे पाया कि चाइनीज से डेलीगेशन से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमें बड़ा पोस्ट किया जो कि यूके ने काफी लेट ली है। सो मोस्टली कंसेंसस हमारे डॉक्टर्स का 3 मंथ्स के मिल गया था कि ये ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स डिड वेरी गुड, अल्लाह ताला ने हमारी बहुत हेल्प की। और सडनली ये जो डिसअपीयरेंस है इसका कोई लॉजिकली थ्योरेटिकल आंसर नहीं अदर देन कि हमें अब यकीन होना चाहिए कि ये मुल्क जो है अल्लाह ताला ही चला रहा है, चला लेना चाहिए। सो आई ट्राई माई सेल्फ कि मैं कुछ टाइम निकाल के पढ़ सकूँ एस्थमा का, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि शायद मुझे उतना टाइम नहीं मिला कि मैं एस्थमा पे दे सकूँ। कोशिश मेरी यही है कि हम अपने चीज़ों को रिवाइज करें, कुछ न्यू इनोवेशन इन लास्ट 1 ईयर नहीं हुई ऐसी जिसमें हम डिबेट कर सकेंगे। इसके एंड में मैंने हमेशा स्लाइड में आता हूँ कि एज अ जीपी हमें किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए सोसाइटी के लिहाज से और कौन सी मैनेजमेंट प्लान है जिसको हम फॉलो कर सकें, उस पर ज़्यादा टाइम हम लगाएं। इन बिटवीन अल्हम्दुलिल्लाह I have completed my FRCP Glasgow now, so ये भी फ्राइडे को मुझे मिला है, तो वो भी अब ऐड हो गया। इसके बाद मेरा पहला लेक्चर आपको। So एस्थमा क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसका डायग्नोसिस, असेसमेंट, जनरल प्रिंसिपल, मेडिकेशन स्ट्रेटजी एंड एट द एंड वी विल समराइज। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे उससे पहले कि जीपी को किस चीज पे फोकस करना है एंड दे शुड ट्रीट एस्थमा टू सम लेवल, वो हम डिफाइन करते हैं। सो अगर हम बात करते हैं एस्थमा की, वर्ल्ड डिफरेंट एस्थमा डे हर साल सेलिब्रेट करते रहे। सबसे कह रहे थे एस्थमा डे भी आ गया और एक और डे भी आ रहा है भाई, कौन सा है? सीओपीडी। टुमारो विल बी सीओपीडी। ये डिजीज बहुत एक दूसरे से ओवरलैप करना शुरू हो गई। एक और टर्मिनोलॉजी भी आ गई बीच में, अगर आप लोग जानते हो, एस्थमा सीओपीडी ओवरलैप, इसको ओवरलैप सिंड्रोम भी कहते थे। सिंड्रोम निकाल दिया, एस्थमा सीओपीडी ओवरलैप कहते हैं। 25% दोनों का ओवरलैप है। और इफ यू आस्क मी हमारा ज्यादा है क्योंकि हमारे मोस्टली पेशेंट एस्थमेटिक अनकंट्रोल्ड रहते हैं और क्रॉनिक एस्थमा कन्वर्ट इटसेल्फ टू इनटू सीओपीडी। सो क्या 4 कार्डिनल फीचर हैं? आई ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दिस फीचर टू एवरीबॉडी इन माय पीजीज अंडरग्रेजुएट्स एंड आपको अब याद हो जाने चाहिए। तो वो 4 फीचर्स जो कि हमारे एस्थमा की प्रोबेबिलिटी को हाई करते हैं वो क्या क्या हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस एंड व्हीज। इनमें से मुझे एक, प्रेफरेबली मोर देन 1 फीचर आई नीड with these 2 important variation कि they should vary over time in what sense, in its intensity and most importantly हमारी expiratory flow limitation हो। इसको मैं omit भी कर दूं कि मेरे पास spirometry या peak flow नहीं है, मुझे ये चीज चाहिए कि वो vary होने चाहिए in sense of its intensity। What does this mean? This mean कि wheeze, cough, shortness of breath, chest tightness की वेरिएबिलिटी मुझे मिल जाए। वो वेरिएबिलिटी डायऑर्डर भी हो सकती है कि रात के वक्त ज्यादा, सुबह अर्ली मॉर्निंग ज्यादा, वो वेरिएशन सीजनल भी हो सकती है। क्लियर? सो मुझे एक टाइम पीरियड मिलना चाहिए जब उसकी इंटेंसिटी को ज्यादा या बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये फीचर है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ पेशेंट हु इज हैविंग व्हीज, कफ जो कि अर्ली मॉर्निंग ज्यादा होती है, लेट नाइट ज्यादा होती है और विंटर में ज्यादा होती है, स्मोक में ज्यादा होती है, इन बिटवीन वो ठीक हो जाती है, तो मुझे किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। आई कैन लेबल विद कॉन्फिडेंस दैट दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एस्थमा। ये रिसेंट ग्लोबल हमारी इनिशिएटिव फॉर एस्थमा गाइडलाइन 2020 है। हमने जो पढ़ा या जो पिछले साल पढ़ाया उसमें कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं है। इसका डिजीज एग्जिस्ट वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। मैं देखता हूँ सीजन, हमें अब सिम्टम फ्री पीरियड बहुत कम मिलना शुरू हो गए, हमारे रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ गए हैं
हमारा एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर इतना बढ़ गया कि अस्थमा का कोई ना कोई ट्रिगर उसको मिलता रहता है। 300 million people across the world is suffering from asthma. और अगर हम इसका प्रेवलेंस देखें तो ये प्रेवलेंस 50% इंक्रीज होगा ओवर अ पीरियड ऑफ डिकेड, व्हिच इज सिग्निफिकेंटली हाई। पाकिस्तान को अगर हम फोकस करें तो पाकिस्तान में देखिए इसका सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया तो फोकस नहीं कर पा रहा। ये पाकिस्तान है हमारा दिस एरिया, सो दिस इज कि ये 7 to 10% हमारी पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम एस्मा। इफ यू आस्क मी, आई थिंक इट्स मोर देन 10%। हमारी पॉपुलेशन जो है वो एस्मा से 9.8 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम एस्मा इन पाकिस्तान। ये सर्वे बड़ा पुराना है, 2006 का एक ही सर्वे हुआ। अगर हम देखें कि 30 स्टूडेंट की क्लास हो तो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल सफर फ्रॉम एस्मा? तो 3 out of 30 विल सफर फ्रॉम एस्मा। दिस इज ह्यूज नंबर। हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि हमारे पास ये 4 सिम्टम्स हैं, यूजुअली मोर देन वन, and symptoms vary over a period of time, often worsen at night or while walking. Symptoms are triggered by exercise, laughter, allergen, cold air. Symptom often appear or worsen with a viral infection. So यही है इसमें। अगर if you ask me कि क्या कैसे डायग्नोस करें तो आप 95% पॉपुलेशन में मुझे यही फीचर बताते हैं डॉक्टर साहब। मैं जब बात करता हूँ, जब मैं खांसी कर रहा होता हूँ, जब मैं थोड़ा वॉक तेज करता हूँ, मुझे या सांस फूलता है या मुझे खांसी आना शुरू हो जाती है, और यही फीचर आपको सजेस्ट करते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एस्मा। सो एस्मा का डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? हम साइंटिफिकली देखें तो वी नीड एयर फ्लो लिमिटेशन। ये किससे रिजेक्ट की जाती है? एक्सपेक्टरेटरी फ्लो। वेरी गुड। जरा थोड़ी सी एडवांस हो जाए उसमें। एडवांस में जो स्पायरोमेट्री है, स्पायरोमेट्री है, ठीक है। स्पायरोमेट्री में अगर इसकी वैल्यू लेस देन 70 हो सो ये ऑब्स्ट्रक्टिव है, 80 से ज्यादा हो तो रिस्ट्रिक्टिव। जब हम ऑब्स्ट्रक्शन लेवल कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसके बाद में अपने आप से क्या पूछते हैं? इस यूपीडी भी हो सकता है। हाँ, क्या इसमें क्या रिवर्सिबिलिटी? वेरी गुड। सो आई नीड रिवर्सिबिलिटी टू लेबल दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एस्मा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो हम वेरिएशन करने के लिए उस पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। 200 ml आप साल्बुटामोल दे सकते हैं। अगर आप स्टीरॉयड देना चाहते हो तो स्टीरॉयड आप इनहेल लंबे अरसे के लिए कि 6 वीक्स के लिए देने हैं। शॉर्ट कोर्स अगर स्टीरॉयड देते हैं जैसे डेटाबोटल 2 वीक्स के लिए। अगर दोनों का एटम प्लानल कॉम्बिनेशन देते हैं तो आप 15 to 20 मिनट्स तक, उसके बाद रिवर्सिबिलिटी करा सकते हैं। प्री और पोस्ट जो है उसमें एक्सपेक्टेड फ्लो जो है उसको चेक करें। FEV1। सो FEV1 आप अगर देखते हैं तो जब ब्रोंकोडायलेटर देंगे ना हम 10, 15, 20 मिनट डिपेंड अपॉन क्या यूज करें, उसको स्पायरोमेट्री को रिपीट कर लेंगे। उसके बाद हम उसकी FEV1 में वेरिएशन चेक करें। अगर उसकी FEV1 में वेरिएशन 12% है या एब्सोल्यूट इंक्रीज 200 है तो हम लेबल कर देंगे कि ये सजेस्टिव है। कंफर्मेटरी हमारे पास जो पीक एक्सपेक्टेड फ्लो मार्कर्स है उससे हम कॉमनली तो कोई अवेलेबल होता है। स्पायरोमेट्री तो आपने भी पास होता है। पहला कंपोनेंट ये सजेस्टिव है। अगर ये 400 ml आती है ना तो ये कंफर्मेटरी इसे में रखें। ये नीचे दूसरा कंपोनेंट जो आप मुझसे पूछना चाहते थे, ठीक है। दूसरा ये है पीक एक्सपेक्टेड फ्लो। एक दिन में भी आप डायग्नोस कर सकते हैं कि एस्मा है। अगर किसी एक दिन की वैल्यू, एक दिन में आपने टेस्ट किया, वो 10% से ज्यादा वेरिएबल है तो आप एस्मा लेवल करते। अगर एक दिन से ज्यादा आप वेरिएबिलिटी देखना चाहते हैं तो ये वेरिएबिलिटी 20% से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर हो? अच्छा, एस्मा का जो मैनेजमेंट प्लान था ना, ये 2018 से पहले इसको रिवॉल्व करने लग पड़े अराउंड द साइकिल। We have to assess a patient and come to me. We have to adjust the treatment and we have to review the response. इसके सराउंडिंग में सारी मैनेजमेंट प्लान होता है। सो हमने क्या असेस करना है? whenever patient come to me, हमने उसकी सिम्टम अपने हमेशा जब भी पेशेंट आएगा उसके डायग्नोसिस को कंफर्म करना है, उसके सिम्टम्स को देखना है, फिर देखना है उसके रिस्क फैक्टर क्या है। एक पेशेंट जो था वो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का इतना जाता है, वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। एक स्मोकर है वो रिस्क फैक्टर हो सकता है। एक का एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर है। कुछ ड्रग्स हैं जो रिस्क फैक्टर है। सो हमने जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा, आफ्टर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस, असेसिंग द सिम्टम, हमने रिस्क फैक्टर को जरूर आइडेंटिफाई करना। कुछ ऐसे भी रिस्क फैक्टर होते हैं जो हम सोचते नहीं, लाइक ड्रग होगी और सोचो रिफ्लक्स, पोस्ट नेजल ड्रिप, सोचा नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। जरूरी नहीं कि हर गर्ड का पेशेंट जो है वो सिम्टोमेटिक हो गर्ड को। सो अगर आपको मैं कफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बता दूं, कफ आप ट्रीट करना चाह रहे हैं, पेशेंट सिम्टोमेटिक
किसी भी चीज के लिए, तो यू आर अलाउड टू ट्रीट द पेशेंट GERD एसिम्प्टोमेटिकली। सर मैं रात की पेशेंट का इवनिंग टाइम पे हिस्ट्री लेने पे इवनिंग टाइम वो ज्यादा होते हैं हैवीनेस होता है, लेकिन उसके टिपिकल सिम्टम पे ना फोकस करें। इन सम पेशेंट दे डोंट हैव टिपिकल सिम्टम, तो यू आर अलाउड टू ट्रीट GERD फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स, देन यू विल से कि नहीं जी ये जो कफ है ये अनडायग्नोस्ड। अच्छा, फिर इनहेलर टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मैं समझता हूँ पेशेंट के इंप्रूवमेंट की नहीं है, वो इनहेलर टेक्निक है। और इस पे इनिशियली जो आपके 10 मिनट का टाइम है वो आपकी जिंदगी बचाए। अगर इनिशियली आप उसको समझा देंगे इनहेलर आपने कैसे यूज करना है, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज्यादा होगा। फिर जब भी वो पेशेंट आता है, कोशिश करें कि आप उसके रेडियंस को चेक करें। वो कैसे चेक कर सकते हैं? आप उसको स्पेसर मंगा लें, स्पेसर के साथ दे दें, आप उसको डिवाइस दे डिवाइस जो भी आप डिवाइस दे दें, उसके साथ देखें कि क्या पेशेंट वो लेके आ रहा है। उसको देखने से अंदाजा लग जाता है कि पेशेंट कंप्लायंट है कि नहीं है। और आप एक इंटरेस्टिंग बात, अगर एस्थमा कंफर्म है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन उसकी अनकंट्रोल होने की मेरी ऑब्जर्वेशन में ये है कि वो इनहेलर छोड़ा हुआ है। ठीक है, वो टेक्निक वो लेता ही नहीं। अगर वो बेहतर होता है वो इनहेलर लेता ही नहीं। अच्छा, फिर आप एडजस्ट क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल इसमें आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपकी एडजस्टमेंट क्या होगी कि आप उसकी मेडिकेशन को एडजस्ट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? उसकी नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजी, लाइक मैंने कहा कि पेशेंट स्मोकर है, पेशेंट ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर स्कोर है, उसको कहेंगे खत्म कर दे। और कोई मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, भी आपने तो वेट गेन कर लिया, इसको कम करें। आपकी डाइट ऐसी किस्म की आप उसको बेहतर करें। सो ये चीजें मेरे हर रिव्यू में पेशेंट की मैं उसे बेहतर करता हूं। फिर मैं उसको बुलाऊंगा आफ्टर 4 to 6 weeks, आई विल कॉल द पेशेंट। मैं उसकी सिम्टम को असेस करूंगा, उसको देखूंगा कि उसको एक्सेसिवेशन कितनी ज्यादा हुई है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक्सेसिवेशन का क्या नुकसान है ज्यादा? Obviously, that will lead to chronicity and that will lead to COPD. Excellent. लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सेसिवेशन अगर हो जाएंगी तो पेशेंट के एयरवे फिक्स हो जाएंगे, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सो एक्सेसिवेशन को मिनिमाइज करने के लिए वैसे मैं सवाल पूछूं, कौन सी ड्रग है हमारी एक्सेसिवेशन? तो हमको डायरेक्टली कोई भी हो या उससे फॉस्फोडाइएस्टर या फिर इसमें एंटीबॉडी एनर्जी का ट्राटोनिन प्रोवाइड चलिए हमें आंसर नहीं आगे हम पढ़ेंगे, आंसर दिया जा चुका है, देखते हैं आगे क्या कहते हैं। साइड इफेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब आपने इनहेलर शुरू किया था और आप बता दिया करें बाय द वे साइड। मेरा तो दिल की धड़कन बड़ी तेज होती है, मैं तो हार्ट अटैक कामना शुरू हो गया, मुझे कमजोरी होगी। सो ये साइड इफेक्ट आपको यूजुअली बता देने चाहिए, ठीक है? अगर बता दें तो पेशेंट उसको एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं बताएंगे तो वो तो बहाना ढूंढ रहा होता है कि मैं दवा छोड़, ठीक है? इसके बाद आपने पेशेंट को, अच्छा पेशेंट्स के साथ ना ये वर्ड मैंने शुरू में प्रेफरेंस भूल गया। पेशेंट प्रेफरेंस मतलब क्या? तो वो इजी फील करता है कि भाई एक एथलीट था आपके पास, वो बोला डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक है, बट जब मैं रनिंग करता हूँ ना तब मुझे सांस फूलता है। उसने अपना काम ही छोड़ दिया, एथलीट वाला काम ही छोड़ दिया, ठीक? तो उसको तो सिम्टम खत्म हो कंटिन्यू रखें वो जो। हाँ, सो हमारा प्रेफरेंस ये है कि वो अपनी चीज को कंटिन्यू रख सके विद द मेडिकेशन वी आर प्रोवाइडिंग। ये नहीं है कि वो उस चीज में जो उसके लिए जरूरी है उसको खत्म करके समझे कि मेरा एस्थमा कंट्रोल हो। एस्थमा इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन में चेंज भी आया। उसकी डोजेज पे उसको कह दें कि भाई अगर 3 टाइम यूज करता है तो 1 टाइम यूज कर ले रात को, वो स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है ना, स्ट्रेटजी क्या है। हमारा एस्थमा कंट्रोल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? बाय द वे मैंने कुछ चीजें मिल कर दी। एस्थमा की डेफिनेशन में क्या चेंज आया? Even physically and mentally one will feel easy and comfortable. What is the definition of asthma? Acute chronic. Which is acute condition, acute chronic condition. बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चेंज हुई है कि क्रॉनिक हो गई। पहले हम कहते थे एक्यूट की रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसका ट्रिगर होगा। तो क्रॉनिसिटी आ गई। अगर क्रॉनिसिटी आ गई किसी डिजीज की, कोई क्रॉनिक डिजीज हो, तो उसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म। इस फिगर को भी हमें याद रखना, आगे हम देखते हैं। कंट्रोल क्या है कि मैं एस्थमा की मैनिफेस्टेशन जो उसकी सिम्टम्स थी, वीज, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस को मिनिमाइज कर दूं या खत्म कर दूं विद अ मिनिमम और लेस लाइकली विद द रिड्यूस्ड डोज ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है? सो एस्थमा कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट के 3 स्टेप हैं। ट्रीटमेंट में कोई इशू आता है या कोमॉर्बिडिटीज होती है, इनको साइड बाय साइड हम एड्रेस करते रहते हैं। इसको मैं स्किप कर रहा हूं। असेसमेंट हम ब्रोंकियल एस्थमा की कैसे करते हैं और कितनी देर बाद करते हैं, बताएं। हमने पेशेंट को ट्रीट किया, सारी बातें को टाइमलाइन होनी चाहिए। आज ट्रीट किया, कल बुला 2 हफ्ते कह रहे हैं, 4 हफ्ते बाद 4 वीक्स। तो 4 वीक्स आपके पास टाइमलाइन।
4 वीक्स के बाद आप उसको क्या असेस करेंगे? उसकी हीज देखेंगे, उसकी चेस्ट की प्रिंट सुनेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल ऑफ सिम्टम। इसका मतलब है कंट्रोल से हमारी मुराद क्या है? उसको डेली हो रही है, वीकली हो रही है, कोई मेंटली और फिजिकली जो कंफर्ट फील करता है, डेली रूटीन वर्क जो है उसका है, इफ ही फील दैट ही इज फिजिकली और मेंटली, आपने एक कंपोनेंट बताया डेली रूटीन वर्क है, एग्री विद यू। इसका मतलब हमने कंट्रोल क्लासिफाई किया हुआ एस्थमा, स्टेबल एस्थमा। एक एक्सेप्शन भी आपको याद होगी, जिसको हम स्टेटस एस्थमा कहते हैं, हम कहते हैं लाइफ थ्रेटनिंग क्लियर फैटल कहते हैं। हम उसमें कंट्रोल का वर्ड नहीं यूज करते। तो कंट्रोल की जो बात होती है वो स्टेबल एस्थमा की बात है, ओपीडी बेसिस पे। 4 इसके बाद हमने कंट्रोल के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछने, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर हमने हमेशा आइडेंटिफाई करना, अभी पेशेंट मेरे पास एक्सेसिवेशन का एडमिट हुआ हुआ जनरल में, उसकी रीसेंट फ्लेयर की वजह उसका पैरेट रखना है, रिस्ट्रक्टर मिल गया, वो सारा साल ठीक रहा, अभी उसने पैरेट रखा, उसके साथ इसको फ्लेयर। सो हमेशा रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करना, ये नहीं करना कि जी मैं ट्रीटमेंट को स्टेप अप करूं, हो सकता है इसका रिस्क फैक्टर उसने अभी कोई एक्सपोजर लिया हो, उसकी वजह से होगा। मेरी वॉच के साथ एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, हाँ ठीक है। सो आपने इसका रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है और उस रिस्क फैक्टर को मिट करके डिसीजन करना है कि पेशेंट जो है उसका कंट्रोल बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो उसके बाद आपने पेशेंट की ट्रीटमेंट इशू देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इशू इसमें इनहेलर टेक्निक है, उसके बाद उसके साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है? इसमें टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स एंड ओरल थ्रश, palpitation होते हैं, रेस्टलेसनेस होती है, और ये सबसे ज्यादा किस साल्ट से होते हैं? ये साल्ट बीटा ब्लॉकर से ही होता है, और जेनजीन से भी हो सकता है, और बीटा ब्लॉकर से। ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर जो है, ब्रोंकोडायलेटर है, हम फॉर्मेट्रोल आजकल बड़ा जेनजीन डेरिवेटिव जो है वो जेनजीन डेरिवेटिव में जो शॉर्ट टेक्निक है उससे ज्यादा होता है। अच्छा सर, जेनटीन डेरिवेटिव जो है ना, इज नो मोर यूज फॉर द लॉन्ग टर्म। बहुत कम यूज, पहले यूज करते थे तो वो एक डिस्ट्रक्टर जरूर। कम यूज करते हैं, वो बड़े कहते हैं बैमिफाइंग। अच्छा, बाकी अगले जो 2 स्टेप है उसमें हम लोग कभी भी डिस्कशन नहीं करते, डिस्पाइट इतना टाइम हो गया मुझे भी, अब एग्जाम के 10 साल हो गए, हम लोग एस्थमा एक्शन प्लान अपने पेशेंट को दे नहीं पाए। बाहर आप जाएंगे तो वहां पे एस्थमा एक्शन प्लान पेशेंट्स के पास होते हैं, उस पे ग्रीन ऑरेंज रेड लिखा होता है। वो एस्थमा एक्शन प्लान अपनी एस्थमा क्लिनिकल नर्स जो होती है ना यूके में, वो देख रही होती है। जब टिल ए टाइम काम के वो रेड पे है तो उसको जीपी का टाइम दे देंगे। हमारे यहाँ ऐसा प्रोटोकॉल नहीं, सो हम अभी तक तो ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए बाहर। फिर पेशेंट के गोल एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स डिजीज क्या है, मैंने आपको 3 की एग्जांपल दी, वो तो सेटिस्फाई समझ रहा था, लेकिन टेक्निकली तो डिजीज परसिस्ट था। सो गोल आपकी, और गोल प्रेफरेबली पेशेंट को आपने कहना है कि आप बताएं कि आपका गोल क्या है। एक पेशेंट वॉक ही नहीं करता, वॉक करता तो उसको सांस फूलता है, तो उसके मुताबिक तो वो ठीक है। हमारा गोल तो ये नहीं ना, हमारा गोल क्या है कि वो इस मेडिसिन के साथ वॉक भी करे, ठीक है। सो आपके उसके गोल मैच करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी एस्थमा कंट्रोल नहीं होता, कोमॉर्बिड को जरूर रूल आउट करें। अमेरिकन, अगर आप किसी भी अमेरिकन बोर्ड ऑफ इम्प्लीमेंट की प्रैक्टिस देखें तो वो समव्हाट कोई ना कोई नेजल स्प्रे ऐड करते हैं। सो एक टेक्नोलॉजी से कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस्ड एस्थमा। इनका और एस्थमा में एलर्जिक राइनाइटिस का एक कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो लाजमन देखें, गट को देखें, ओबेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज। जितना ओबीज होगा उतना अनकंट्रोल हो जाएगा। ओएसए एक रोल आप लोगों ने पे तो मेरे यहाँ पे काफी टॉक हो चुकी है, हम ओएसए पे भी डिस्कस कर, इट्स अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर। मतलब पहली गाइडलाइन सर मैंने आप लोगों को मैं बचवाऊंगा सर, चेयरमैन ऑफ द गाइडलाइन ऑफ ओएसए वो हमने रिलीज कर दी है पिछले। फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, दिस ऑल कंट्रीब्यूट टू पुअर आउटकम ऑफ द डिजीज। आप इस हर चीज मैनेज कर लें, अगर आप इन चीजों को मैनेज नहीं करें तो पेशेंट रिमेन सिम्प्टोमेटिक। अच्छा, हमने एस्थमा की असेसमेंट करनी है तो हमें लास्ट 4 वीक्स में वी हैव टू असेस दीस 4 क्वेश्चंस। जो मैंने आपको कहा था ना, मुझे कंट्रोल बताना है, तो कंट्रोल के लिए लास्ट 4 वीक्स में पेशेंट्स में ये सिम्टम्स हैं या नहीं। डे टाइम सिम्टम्स more than twice a week, night time awakening once, use of reliever का मतलब क्या है? bronchodilator, more than twice a week, any limitation in the physical activity। ये आपके 4 क्वेश्चन। अगर ये सारे ही नो है तो पेशेंट, अगर कोई भी नहीं है तो वो वेल कंट्रोल है, अगर इसमें से 1 और 2 प्रेजेंट है तो पार्टली कंट्रोल है, अगर 3 और 4 है तो अनकंट्रोल है। इसका मुझे क्या फायदा है? प्लान चेंज करें। My all plan will be defined by this controller therapy। कंट्रोल है,
अगर वो फॉर एग्जाम्पल वेल कंट्रोल है, तो आई विल से कि अपनी ट्रीटमेंट 4 वीक्स कंटिन्यू रखें, 4 वीक के बाद मैं उसको वापस लेके आऊंगा। मैंने अस्थमा की जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है लाइक ए कीमोथेरेपी, आई गो विद द इंडक्शन। पहले 4 वीक्स में हार्ड हिट करता हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि पेशेंट बेहतर होता है। तो हार्ड हिट का मतलब अगर वो लेवल 2 है तो शायद मैं लेवल 3 पे लेकर, उसकी कंप्लायंस बेहतर होता है। उसके बाद मैं मेंटेनेंस पे लेके जाता हूँ, उसको मेंटेन करूंगा 4 वीक्स, देन रिमिशन। तो मैं इसको कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मैंने उससे कंप्लायंस बेहतर होता है। तो मैं इसको बताता हूँ कि 3 मंथ्स का तकरीबन हमारा प्लान है। वैसे भी पेशेंट जो है वो जल्दी जाते हैं कि Yes. बेहतर हो। सो आपने उसको ये बता देना है कि 3 मंथ्स तक है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या सोचते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद आपने पेशेंट की असेसमेंट कर ली, तो रिस्क फैक्टर वो कौन से हैं जो कि हमें बताएंगे कि पेशेंट सडनली एक्सेसिवेट कर सकते हैं। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी पेशेंट ने अपना साल में का ब्यूटामॉल का कैनिस्टर पिछले 1 महीने में खत्म कर दिया, ठीक है, वो पेशेंट जो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले ही नहीं रहा, वो पेशेंट जिसको लास्ट 12 मंथ में मोर देन 1 टाइम एक्सेसिवेशन हुई है व्हिच लीड्स टू हॉस्पिटलाइजेशन, FEV1 को हम छोड़ दें, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्मोकर्स हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन है, ब्लड यूजोफिल छोड़ दें, और प्रेगनेंसी, ये वो रिस्क फैक्टर हैं जो कि हमें बताते हैं अगर पेशेंट में प्रेजेंट है तो ये एक्सेसिवेट कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, गाइडेड सेल्फ मैनेजमेंट है, इसको हम नहीं करते कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ। लेट्स डिस्कस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा गोल क्या है? आई वांट कि पेशेंट में सिम्टम फ्री रहे, वेरी गुड कंट्रोल परफेक्ट हो जाए, वेल कंट्रोल हो जाए, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली पेशेंट में एक्सेसिवेशन ना हो। सर ने इसका जवाब दे दिया, क्यों ना हो? जितनी एक्सेसिवेशन होगी उतना पेशेंट प्रोन होगा क्रोनिसिटी। क्रोनिसिटी का मतलब है नॉन रिस्पॉन्डर, और वो सीओपीडी। फार्माकोथेरेपी की लॉन्ग लिस्ट है, इसमें कुछ रिलीवर है, कुछ कंट्रोलर है। क्या कंसेप्ट है रिलीवर कंट्रोलर का? रिलीवर इमीडिएट रिलीफ के लिए, कंट्रोल जो है वो प्रिवेंशन के लिए वो चूज किया उसको देखते देखते ना वो हाँ हो जाए। उसका अच्छा रिजल्ट था भाई, इतना बड़ा रिजल्ट दिया मैंने सेटअप में। तो मैंने 67 पेशेंट्स को ली थी। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट था उसका इंटरडिपेंडेंट लेवल पे, साइटोकाइन स्ट्रॉन्ग रिलीज होता है उसके लिए। इसी तरह इसका एक आई हैव अ टॉक थियरी, तो उसमें एक मेरे पास एक पिक्टोरियल एविडेंस आया कि इसके पैथोलॉजिकल क्या क्या फैक्टर होते हैं। तो इसमें इंटरलीकन 4, 13 इनका बड़ा रोल है। इस्लामाबाद में एक सेंटर है जो स्टडी कर रहा है बायोलॉजिकल ड्रग, और वो ट्रिगर भी होते हैं, यानी अगर आप उनको वहीं पे रोक दे तो आप सारा पाथवे रोक देते हैं। हमने अभी वो स्टार्ट नहीं किया, अमेरिका और इंग्लैंड में ये काम स्टार्ट है। वो बायोलॉजिकल से क्या मराद लेते हैं? ये इंटरलीकन को ब्लॉक करने वाले जो सारे मीडिएटर्स हैं, बायोलॉजिकल मीडिएटर, ये सारे मीडिएटर नेक्रोटिक फैक्टर है या इंटरल्यूकिन है, इंटरफेरोन है, ये सारे मीडिएटर नहीं रोल प्ले करते हैं। जैसे साइटोकाइन स्ट्रॉन्ग कोविड का था तो मेजर रोल प्लेयर था वो इंटरल्यूकिन 6 था। इसमें जो रोल प्लेयर है वो 13 है, 9 है, 4, इस तरह के 2-4 इंटरल्यूकिन, उसकी भी सब ग्रुप्स है। यस, उनको अगर आप ब्लॉक करें तो जैसे इसके रिस्पांस जल्दी आ जाता है, ड्रग्स आर अवेलेबल। अच्छा, सो हमने कहा कि जो हमारे जो रिलीवर हैं वो सिर्फ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन को बेहतर करते हैं, और जो हमारे प्रिवेंशन है वो इन्फ्लेमेशन को बेहतर करते हैं। सो कंट्रोलर मेडिकेशन आपकी है जो कि हमें रेगुलर मेंटेनेंस के तौर पे हम यूज करते हैं, व्हिच रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, और इन एट द एंड ये करती क्या है? ऑब्वियसली वो हमारा गोल क्या था मैनेजमेंट का? सिम्टम फ्री कौन सी ड्रग कर रहे हैं? उसमें बीटा एगोनिस्ट पे स्टेरॉइड कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म क्या था कि एक्सेसिवेशन कम ना हो। उसमें जो है बीटा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रोलर का फायदा है वो एक्सेसिवेशन को रिड्यूस करता है। सो द सिंगल मोस्ट ड्रग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा इज स्टीरॉइड। रिलीवर अप एंड अबव है, ठीक है। ये कौन से कंट्रोलर हैं? ये सारे हम बता चुके हैं, सर ने बता दिया था। मिकोलिजिमैब, इंटरल्यूकिन 5, जैसे मैंने बताया ना, मिकोलिजिमैब ये अवेलेबल है, हम लोग यहाँ पे नहीं देखते। एंटीकोलिनर्जिक लॉन्ग एक्टिंग सोडियम प्रोमोग्राइड बच्चों में रोल है, मैनेजमेंट अवेलेबल है, कॉस्ट है, कॉन्फिडेंस नहीं है हमारा, ये नहीं कि नहीं है, ऐसा पर नॉलेज भी हमारे कॉन्फिडेंस नहीं है। वी कम अक्रॉस अ पेशेंट विद रेज आईजी लेवल। यहाँ पे जो पॉइंट है ये है कि इप्राक्लोविन ब्रोमाइड जो है एंटीकोलिनर्जिक है, तो क्या इसमें म्यूकस जो है थिकनिंग नहीं हो जाएगी, और दैट विल नॉट एग्रीवेट द कंडीशन? एंटीकोलिनर्जिक है, एंटीको हाँ सॉरी एंटीकोलिनर्जिक है,
तो सिस्टेमिक स्टीरॉइड भी देते हैं, लेकिन वो अब हमें यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती। मेडिसिन की मैं बात कर रहा था, आईजी लेवल हमने रेस देखे हैं, कुछ चीजों में हम डिनाइल फेज में। मैं समझता हूँ कि मेडिसिन की इफेक्टिवनेस इन एस्ट्रो में अभी हम डिनाइल में हैं, बट दिस ड्रग मे गुड इन फ्यूचर। हमने लगाई हुई थी। अच्छा जी, अब हम इसकी ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करते हैं, ठीक है। इस कॉर्नर में है प्रेफर्ड कंट्रोलर टू प्रिवेंट एक्सैसरबेशन एंड कंट्रोल सिम्पटम, अदर ऑप्शन एंड रिलीवर, ठीक हो गया। तो हमारा है, हमने पेशेंट को असेस किया और स्टेप 1 में कोई चीज चेंज नजर आती है आप लोगों को? आ गया पहले। एनीबॉडी रिमेंबर कि इससे पहले क्या था? रिलीवर देते थे। सुपर लीवर। हाँ, अब वो क्या कहते हैं? स्टीरॉइड शुरू करेगा। इसका इसी बेस पे मैंने आपको कहा था डेफिनेशन को याद रखना। उसने क्या कहा था? क्रॉनिक एलर्जी। इसका मतलब मुझे इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने, बट अलोन नहीं देनी, लॉन्ग एक्टिंग, उसके साथ लॉन्ग एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट ऐड कर देंगे इसको। बिल्कुल। अब अपने पेशेंट को दिया, उसकी अर्ली सिम्टम्स थी, आपने 4 वीक्स के बाद फॉलो अप किया, उसके सारे आंसर जो थे ना कि लिमिटेशन इन फिजिकल एक्टिविटी, यूज ऑफ रिलीवर, ये सब आंसर यस 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 आए। वो तो अनकंट्रोल्ड था। पहले मैंने उसको कहा था कि आपने जी ये आईसीएस और फॉर्मेट्रोल एज पर रिक्वायर्ड देना है। राइट, मैंने 4 वीक्स के बाद बुलाया, मुझे तो पता लगा मेरा पेशेंट ही अनकंट्रोल है। तो व्हाट आई विल डू, उससे ऐड कर देंगे बीटा एगोनिस्ट एंड एज पर रिक्वायर्ड। अब मैं उसको फिक्स कर दूंगा। तुमने बीटा एगोनिस्ट और आईसीएसएस ये रेगुलर ट्वाइस अ डे लेना, ठीक है। और एज नीडेड लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसका सेकंड ऑप्शन है लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। इससे अगले स्टेप में अब आप बार-बार पेशेंट को बुला रहे हैं, कितनी देर बाद बुला रहे हैं? 4 वीक बाद आप कंट्रोल असेस कर रहे हैं। 2 कैटेगरी की बनती है, 3 वेल है, पार्टली है और कंट्रोल है। जिस कैटेगरी में फुली कंट्रोल है उसमें मेंटेनेंस थेरेपी चलेगी 4 वीक। लॉन्ग एक्टिंग, जिसमें पार्टी कंट्रोल है उसमें स्टेप अप करेंगे। अनकंट्रोल और पार्टी कंट्रोल में स्टेपिंग अप ही है। हो सकता है कि जो पोरली कंट्रोल है बिल्कुल, उसमें आपको शॉर्ट को स्टीरॉइड को ऐड करना पड़ेगा एज पर रिक्वायर्ड। आगे आप देखते जाए स्टेप में, तो मेजर चेंज नहीं आता। मेजर चेंज सिर्फ डोज इंक्रीज, लो डोज से हाई डोज पे आ जाते हैं, या लो डोज के साथ मीडियम डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ, या मीडियम डोज के साथ लिकोट्राइन इनहिबिटर ऐड करते हैं, ठीक है। ये जो एडिशन ऑफ ड्रग होता है ये यूजुअली उसको कब किया जाता है? जब मैं समझता हूं कि मेरी इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डोज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, ठीक है। हम इस प्रैक्टिस को भी फॉलो नहीं करते एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट। कुछ फंडामेंटल प्रैक्टिसेस हम नहीं करते, पुराने में करते थे, मैंने देखा था, और फ्लूटिकासोन इनहेलर को ऐड करते थे, हम नहीं करते। हाँ, अब लग्जरी हमारे पास आ गई है कि आईसीएस और फॉर्मेट्रोल हमें मिल रहा है इकट्ठा, तो मेरी जो रिकमेंडेशन यूजुअली होती है जब एक्सेसिबिलिटी होती है, मैं कहता हूँ 3 दफा ले लें एज पर गाइडलाइन। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती इसको साल्ब्यूटामोल देने की, वो 2-3 दिन लेता है, वो कंफर्टेबल होता है, तो स्टेप डाउन कर देते हैं। इसके बाद हम उसको मीडियम डोज पे लेके जाते हैं। अल्टरनेटिव ऑप्शन है हाई डोज में, या हम स्टेप 4 पे ट्यूटोपिन पे ऐड कर देते हैं। अब एक पेशेंट स्टेप 4 पे है, 4 वीक्स के बाद पेशेंट की सिम्टम्स बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुई, तो हम इस पेशेंट को क्या कहते हैं? अनकंट्रोल्ड ही होगा, डिफिकल्ट टेस्ट। यहाँ पे हम परेशान हैं। मैंने इसको असेस भी तो किया था। जब मैंने आपको बताया मेरे पास पेशेंट आएगा तो मैं इसको कैसे असेस करूँ? रिवाइज किया मैंने, डायग्नोसिस ठीक है, रिस्क फैक्टर तो नहीं, कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं कोई डेवलप होगी। एस्थमा में सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या डेवलप होती है अगर अनकंट्रोल हो? आई एग्री, एंड ABPA, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पेरेटोसिस, इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। और ये उन्हीं में होता है जो अस्थमा को लाइट देते हैं इनिशियली, ठीक। सो मैं इन चीजों को बोल रहा हूँ। इसके बाद का हमारा और बाहर का कैस्केड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हम ये काम नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि फिनोटाइपिक असेसमेंट करें, उसके मुताबिक आईजी थेरेपी दे, इंटरलेकन 5 दे, इंटरलेकन 4 दे। मैं ये नहीं दे सकता। मैं इसके बाद ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकता। स्टेप 5 मेरे पास ये है, या मेरे पास एक ड्रग अवेलेबल है जिसको कहते हैं मैलेजिमैब, ज़ोलिया के नाम से, ठीक है। दिस इज वेरी कॉस्टली। अच्छा, इसमें एक चीज नीचे देखिए, वो कहते हैं कि इसमें अगर पेशेंट है और उसको प्रिक्टिव सिम्टम्स आ रही हैं तो आप प्रेफर्ड रिलीवर कौन सा यूज करेंगे? आईसीएस एंड फॉर्मेट्रोल। द ब्यूटी ऑफ आईसीएस एंड फॉर्मेट्रोल इज के जो मुझे पसंद है साल्ट, वो ये है कि ये आपको एक ही लेवल में सारे प्रॉपर्टीज देता है। फॉर्मेट्रोल का एक्शन कब स्टार्ट होता है? इसका और साल्बुटामोल में क्या फर्क है?
ये लॉन्ग एक्टिंग है, वो शॉर्ट एक्टिंग है। साल्बिट्रॉल, साल्बिट्रॉल बहुत शॉर्ट एक्टिंग है। नहीं साल्बिट्रॉल दोनों में क्या difference है? तो यहाँ साल्बिट्रॉल लिख देते हैं, वो फॉर्मूला लेट एक्शन इसका इसका एक्शन कितनी जल्दी होती है? जल्दी कितना इससे 6 से 12 घंटे तक भी होगा। क्विक स्टार्टर है ना, कितना क्विक, विद इन 5 मिनट, 5 मिनट। विद इन 5 मिनट। और आप ये लेके देखिए पेशेंट, अच्छा। यू विल फील द डिफरेंस कि यार फॉर्मेट्रोल जो है वो इतना क्विक एक्शन स्टार्ट कर, करेक्ट नहीं, 5 मिनट, सो 5 मिनट, और ये देता है पेशेंट, यही फर्क है। राइट। आप कितना दे सकते हैं इसको? आप एक पेशेंट को 6 घंटे बाद भी दे सकते हैं, 4 टाइम्स। इसकी ड्यूटी ये, मुझे कुछ और एडिशन नहीं करना। इसकी जो मिकदार लिखी है उन्होंने मैक्सिमम उसका कॉम्बिनेशन नहीं बनता। फॉर्मेट्रोल की जो लेवल इन्होंने लिखा है वो मैं इसमें से कोट नहीं करता कि हमारे पास वो कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम देखेंगे तो हमारे स्टीरॉयड की डोज बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप कंसेप्ट क्लियर कर लें कि आपके पास पेशेंट एक आया है आईसीएस फॉर्मेट्रोल के साथ, 4 वीक के बाद उसको असेस किया है। असेसमेंट के बाद पता ये लगा है कि पेशेंट अनकंट्रोल है, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया और हर स्टेप में या लिकोट्राइन्स ऐड कर रहा हूँ, स्टेप 4 में मैं ट्यूब ऐड कर रहा हूँ। अनकंट्रोल हो गया तो डिफिकल्ट हो गया तो मैं कोमॉर्बिड कंडीशन या उसकी कॉम्प्लिकेशन देख रहा हूँ। एंड में मेरे पास इस वक्त अवेलेबल ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं है और एक्स्ट्रा चीज में एंटी एलर्जी का आपको नहीं देते, वो शॉर्ट टर्म सर, अगर पेशेंट को एक्सपोजर है तो उसका बेनिफिट है। एस्थमा की मैनेजमेंट में इसको कोई रोल नहीं उसका। एलर्जिक राइनाइटिस एलर्जी का प्रोटीन को देते हैं, वो भी तो एंटीज का हिस्टामिन रिलीज को रोकता है या नहीं हिस्टामिन जो है एंटी हिस्टामिन जो हिस्टामिन रिलीज को और डिफरेंट काइंड ऑफ हिस्टामिन्स है। they will reduce only inflammation लोकली जो टाइम पे होता है, आपने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। वो तो एक पाथवे था खत्म। जी बिल्कुल। तो मेन पाथवे इसका चल रहा है, वो तो मल्टीपल पाथवे। हां उसको राइट। अच्छा ये चीज हमें याद होनी चाहिए जब हम बार-बार बात करते हैं इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, लो डोज क्या है, मीडियम डोज क्या है, हाई डोज क्या है, हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। इन लो डोज हमारी ये एग्जिस्ट करती है, मीडियम ये है एंड हाई डोज। पहले 60 पैसे मिलते थे कि हम उसको ऐड ऑन कर देते थे। अब हमने हमारे कंसेप्ट नहीं, तो वैसे भी लोन देते नहीं, आप आईसीएस और फॉर्मेट्रोल को एग्रीवेट कर देते। अच्छा मैंने पेशेंट को कितनी देर बाद रिव्यू कर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रेगनेंसी में सिर्फ 4 to 6 वीक के बाद डिस्कस करना है, और अगर किसी को एक्सेसिवेशन होती है तो 1 वीक के बाद करना है। प्रेगनेंसी में ऐसा क्या है? व्हाट इज इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन एस्थमा? ऑब्वियसली बच्चे के ऊपर, फीटस के ऊपर इफेक्ट होगा उसका। कंट्रोल में प्रेगनेंसी का क्या इफेक्ट? Rule of 1/3. 1/3 will improve, 1/3 will remain static, and 1/3 will deteriorate. ठीक है। और ये डिटेरियोरेशन यूजुअली 3rd ट्राइमेस्टर में। सो आपको पेशेंट को क्लोजली फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा अब स्टेप अप हम कैसे कर सकते हैं? हमने कहा था ना पेशेंट अनकंट्रोल है या पार्टली कंट्रोल है, तो स्टेप अप की भी कोई वैरायटी है। एक होगा सस्टेन स्टेप अप। ये सस्टेन स्टेप अप किस पेशेंट को मैं दूंगा? पार्टली अनकंट्रोल को या पुअरली अनकंट्रोल? पुअरली अनकंट्रोल, वेरी गुड। और जो शॉर्ट टर्म है वो पार्टली। और यूजुअली ये शॉर्ट टर्म हम उसको कर देते हैं, जैसे अब स्मोक का एक्सपोजर हो गया, वायरल इलनेस का एक्सपोजर हो गया, तो 1 to 2 वीक्स का हमने सिखाया कि अपनी ट्रीटमेंट को स्टेप अप करें। और डे टू डे एडजस्टमेंट है, जैसे एक्सपोजर हो गया, किसी ऐसी जगह पे मैं गेहूं पेन हो रहा था, सडनली परफ्यूम लगाया, मुझे एक्सपोजर हुआ, तो मैंने शॉर्ट टर्म उसको ट्रीटमेंट दी। और पेशेंट इफेक्ट और डे टू डे ये उन्हीं पेशेंट को जिनको हम आईसीएस और फॉर्मेट्रोल का कॉम्बिनेशन देंगे। मेरा एम क्या था ऑलरेडी मैं बता, आई वांट टू हैव अ लोएस्ट डोज ऑफ विच ड्रग? आईसीएस, to minimize the risk of side effects and to have the optimal control of symptom and acceleration. Clear हो गया? When to consider step down? हर वक्त हम step down नहीं कर सकते। मुझसे कोई पूछे इस वक्त step down करूंगा, मेरा आंसर बिल्कुल नहीं। वो environmental risk factor भी ठीक होगा, उसके स्मोक एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज्यादा, मैं इसको फुल सेचुरेशन में देखूंगा, मुझे पता है इसका एनवायरमेंटल फैक्टर, मैं तो कंटिन्यू करूंगा। टेम्परेचर कोल्ड, पेशेंट को 3 months हो चुके हो, नो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, पेशेंट नॉट ट्रैवलिंग, पेशेंट नॉट प्रेग्नेंट, अगर ये चीजें हैं वो कंट्रोल है तो मैं उसको स्टेप डाउन शुरू कर दूंगा। ये नीचे बड़ा अनयूजुअल बात है, ये गाइडलाइन के वर्ड है। स्टॉपिंग आईसीएस इज नॉट रिकमेंडेड इन अडल्ट विद एस्थमा। Yes, because it will go. yes, it is a chronic inflammation. It has been seen with biopsy
जिनका कंट्रोल एस्थमा भी था उनकी इन्फ्लेमेशन वाज गोइंग। अच्छा, लेकिन उसमें पेशेंट काम करता है। मैं कुछ तो ऐसे ही है, आपसे जो बात करते हैं मैं उसको जवाब, कुछ ऐसे ही बहुत ही सीजनल मैंने देखी है। वही मैं करने लगा बहुत कि ही सीजनल है कुछ, उसमें क्या करें? उसमें मैं आई एग्री विद दिस कि शायद इसको मॉडिफाई करूं, लेकिन मोस्टली उनमें भी प्रॉब्लम है। उन्हें कहेंगे वॉक करें, यूजुअली दे डोंट टेस्ट देयर कैपेसिटी। उनको कहें कि मैं 4 हफ्ते बाद मेरे पास आए और वॉक आपकी अकॉर्डिंग टू एज होनी चाहिए। अगर एज उसकी मिडिल है तो उसको रनिंग करनी चाहिए, अगर ओल्ड एज है तो अपने पेस पे स्लो चलना चाहिए। इफ पेशेंट इज एबल टू मेंटेन द पेस, आई एग्री विद यू एंड ट्राई टू डू इट, यू विल फील इट। डॉक्टर साहब जो मैं बोलने चाहते हैं मेरा साफ दैट वाज अ फीचर ऑफ एस्थमा। हमने उसकी वो जो लिमिटेशन इन फिजिकल एक्टिविटी को चेक ही नहीं किया, थोड़ा सा वजन उठा के देखते हैं। सो इन चीजों को जरूर असेस करें, बट गाइडलाइंस इस कैसा नहीं है। और बिकॉज़ डेफिनेशन में हमने केस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर को जरूर देखें कि पेशेंट टबैको को अवॉइड करे। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पेशेंट का क्या फोकस होता है इस चीज में। और पता नहीं क्या कुछ डॉक्टर साहब दूध चावल खिलाते नहीं, बिल्कुल रेशा किताबा पाठ पर पागल हो गए साबुन ले। और ये ऐसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात अच्छा, है। ये वाकई इसमें कोई हकीकत है कि केला खाने से ऐसी एलर्जी है, ठीक है, वो एलर्जी होता है। ऐसी एलर्जी है, अगर एलर्जी है तो हाँ, तो मेरा साथ नहीं कहता। वाइल्ड गैस करें कितने % लोगों को फूड एलर्जी होती है? वाइल्ड गैस केला सारी दुनिया में खाया जाता है। नहीं, वैसे गैस करें कितने % लोगों को एलर्जी होती है फूड? फूड एलर्जी बहुत कम है, फूड कम है। But our 90% population is focusing on this component. This is the most important. हमारा ये देखिए, मैं रेशा पैदा करके आपको दिखाता हूँ क्या होता क्या है। ये जो डाइट है ना, अगर आप इसको, हम लोगों ने खाने में तो किलो चावल है, खा के सो जाना है। अगर इनको आप बिफोर मील लेंगे ना तो ये रिफ्लक्स कर सकते हैं, रिफ्लक्स से कफ एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन ये जो इनका रिलेशन है ना, ये अभी तक तो मुझे नहीं मिला, शायद चावल में बड़ा ऐसी होने चीज का। है तो ऐसा इंग्रेडिएंट लेकिन चावल इसमें अच्छा, इसमें इतने कॉन्फिडेंट भी ना हो। चावल जो आपको मिलता है ना, उसकी केमिकल प्रोसेस में अच्छा, ठीक है, That chemical that can lead to this, बस एविडेंस क्या है? वॉश करते हैं, वॉश करके उसको पकाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जोड़ना चाहेंगे, अभी तक मुझे इसका एविडेंस नहीं है। लेकिन कौन सी ऐसी डाइट है जो काम कर सकती है? ऐसी भी तो कुछ होगी इसमें जो अस्थमा ट्रिगर कर सकते हैं। ट्रिगर कर सकती है वो तो चिलीज, आप कोई भी चिलीज है, कॉफी है, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये केमिकल हैं। ओके, अच्छा, चॉकलेट, ये केचप जो बनती है प्रिजर्वेटिव्स है ना, इसमें केमिकल डालो, प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये अपर एरिया को डिस्टर्ब करेंगे। प्रोसेस्ड फूड जी, प्रोसेस्ड। What about nuts? एसेंस Nuts, What about peanuts? एलर्जी है। अगर इफ वन इज एलर्जी तो वो तो फिर And peanuts are the most commonest special allergy. जो ये मूंगफली। अच्छा जी, अच्छा, मटर नहीं पास करते, मटर जो होता है नॉन-फार्माकोलॉजिकल मैंने एक्सपोजर काम किया, फिजिकल एक्टिविटी, ऑक्यूपेशनल एस्थमा इज अ टर्मिनोलॉजी, वो आपको पता लग जाती है पेशेंट की हिस्ट्री देख के। मेडिसिन भी है लाइक NSAID, बीटा ब्लॉकर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दे कैन ट्रिगर एस्थमा। इसके अलावा कोई ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक लाइक योगा लोग यूज करते हैं, मैं अवॉइड नहीं करता, ठीक है, अगर आप उसको यूज करते अच्छा, ये जो हैं। लो डोज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ले रहे होते हैं, डायबिटिक है या हार्ट का, उसमें वो कोई इसमें रोल अदा नहीं करती इसमें ट्रिगरिंग ऑफ एस्थमा अटैक। ये भी उस तरह है जिस तरह हमने बताया कि फूड एलर्जी, हर पेशेंट को ड्रग उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर एस्प्रिन एलर्जी हाँ जी, अगर उसको एलर्जी है तो वो करे, अगर एस्प्रिन एलर्जी है लेकिन आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट कंट्रोल नहीं हो रहा, आप उसमें देखते हैं उसकी लिस्ट में क्या पता लगता है कि एस्प्रिन है, उसको बंद करके देखिए वो कंट्रोल। ये कॉमनेस्ट है, बेड से लेके एक्सरसाइज, कार्बोज का बड़ा इंपॉर्टेंट, कार्बोज इज इंपॉर्टेंट ट्रिगर फॉर एस्थमा। इसके अलावा पोलन है जी इस्लामाबाद में, कोल्ड एयर है और पोलन्स बड़ी कॉमन है। आपने बताया हमने ट्री गलत प्लांट कर दिया, उसका हम इफेक्ट देखते हैं। सर वॉकिंग का आप कह रहे थे कि वॉकिंग से बेहतर हो, तो वॉकिंग का एल्यूलाई पे क्या असर पड़ता है? वॉकिंग का कह रहे ना कि अगर वो नहीं जज करते हैं कि उसकी कंडीशन नहीं, वॉकिंग से क्या होगा? देखिए, वॉकिंग यूजुअली कोल्ड में ये पंगा करेगी, जब वॉक आप ज्यादा करेंगे कोल्ड एयर में स्पेशली, तो कोल्ड एयर को एल्यूलाई तक जाने के लिए जो टाइम था वार्म का खत्म हो गया। जो कोल्ड एयर है ना, दैट इज अ ट्रिगर फॉर दिस स्पैज्म, ठीक है, यूजुअली यही होता है। अगर आपका मौसम ठीक है तो वॉकिंग तंग नहीं करते, लेकिन एक फिनोटाइप है, उसको कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा। वो होती ही एक्सरसाइज के बाद, उसकी आप उसकी प्रैक्टिस आप क्लिनिक पे भी कर सकते हैं।
उसको कहेंगे 8 मिनट वॉक है, 8 मिनट वॉक है। हम स्पाइरोमीटर क्योंकि आप लोगों के पास अवेलेबल, आप स्पाइरोमीटर ग्राफ पे डिप आ जाते हैं, वो उसकी फिनोटाइप है कि वो एक्सरसाइज में उसको स्पेल देंगे। प्रेगनेंसी इंड्यूस एस्थमा, प्रेगनेंसी में उसको एस्थमा हो रहा है, ये उसकी फिनोटाइप है, उसके जीन में ये एक चीज बिल्ट इन है। एस्पिरिन इंड्यूस एस्थमा इन्होंने बताया, वो भी उसकी स्पेसिफिक फिनोटाइप है कि अगर उसमें वो जेनेटिकली है तो वो बिहेवियर करेगी। ये हर पेशेंट में लाफ्टर का क्या रोल, कैसे लॉफ्टर ट्रिगर्स एयरवे, वो कैसे ये भी सेंसिटिव, मतलब स्पैम विकास करेगी। ये हार्ट मल्टीपल लाफ्टर एंड टॉकिंग बोथ कैन ट्रिगर। है? अच्छा जी, अब पेशेंट का हमें क्या कहना है कि जी उसकी इनहेलर टेक्निक हमेशा उस पेशेंट जब भी आपके पास है प्लीज ये जरूर चेक करें। मैंने कैप्सूल जो है ना रोटा कैप खाते हुए भी देखा और जो एमडीआई है ना उसको स्प्रे करते हुए भी देखा। मैंने दो चीजें कैप बंद करके एमडीआई लेते हैं, तो ऐसी टेक्निक भी होती है। अच्छा, ये एक्शन प्लान है, मैं इस पे हम करते नहीं है, लेकिन इस पे मार्क्स होते हैं, ऑटोमेटिकली पेशेंट अपने उसको असेसमेंट करता है और स्टेप अप कर देता है। पूरा एडेनेंस चेक करें, ये मेरी स्लाइड की यूरोप की स्लाइड है, कहती है कि 50% ऑफ अडल्ट एंड चिल्ड्रन डोंट टेक देयर कंट्रोलर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, 50%। और इसकी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है, या वो भूल जाते हैं, चलो ठीक है मैंने समझा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे मसले में ये है कौन इंटेंशन हमारी क्या डॉक्टर साहब, लग गया तो लग गया, एक समय इंसुलिन है बैठी, एक समय नहीं लग गया तो डॉक्टर साहब लग, आप उसके साथ बैठे डिस्कशन करें। मेरी वैसे अब तक एक्सपीरियंस है, मैं आपको शायद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में सबसे काउंसलिंग कर लेंगे, मान जाते हैं। तो हमारे पास उनको समझाने के बड़े तरीके हैं। चले नहीं आता इधर वो एमडीआई पे तो दूसरी कैप्सूल वाला दे देंगे, गोली है ये कैप्सूल, काबू आ जाता है। कैप्सूल वाली जो रोटा कैप थी उनकी मार्केट की मेन वजह ये बनी, तो समझाना नहीं पड़ता, कैप्सूल ही ले रहे हो उसके लिए नहीं लो, इसका सब हमारे पास तरीका है। सही बात। So, is it correct? ऑब्वियसली नहीं, सही भी हो सकता है इसमें, अगर वो उसकी जो लाइनें हैं वो डिफरेंट उसकी walls Is it a mandatory? ठीक है, हेलो, ये स्पेशल की तरह ही हो रहा है ना, ये लेकर नहीं है कुछ तो शायद this is recommended. You don't have anything. कुछ नहीं, better than nothing. Better than nothing. ठीक है, अच्छा इसको हम कमिट करते हैं